इस समय उत्तर प्रदेश की G20 ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित। बहुत ही गर्व का क्षण है कि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी कड़ी में आज ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में G20 समिट और भारत की उसमें भूमिका पर एक सम्मेलन किया गया है, जिसमें हमें भी बतौर चीफ गेस्ट के रूप में और कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया। मेरा आभार उसके लिए। भारत का अध्यक्षता ग्रहण करना G20 की एक ऐतिहासिक क्षण है और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा है कि जन भागीदारी की आवश्यकता है, तो इसी के तहत प्रदेश भर में जगह जगह ये सम्मेलन कराए जा रहे हैं ताकि G20 का जो भारत का कोर एजेंडा है, नेतृत्व हो या फिर समन्वयशी विकास हो या हरित विकास हो, ये सारे तत्व हमारे जन जन तक पहुंच सके और उसमें हर व्यक्ति G20 के अंतर्गत भारत द्वारा जो विकास की अध्यक्षता की जा रही है, नेतृत्व दिया जा रहा है, उसमें अपनी भूमिका निभा सके। लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर को मेरा बहुत बहुत आभार ये पूरा सम्मेलन करने के लिए। बताइए कि ये प्रोग्राम किस लिए है और किस चीज़ की आपको बोलना है? जी, मेरा नाम डॉक्टर स्वस्ति राव है। मैं फेलो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस पे और FAITSA के जो DG हैं वो T20 चेयरमैन भी हैं। तो यहाँ पर आज जो हम सम्मिलित हुए हैं वो लोकल यूनिवर्सिटी को चिन्हित किया गया एक नोडल सेंटर की तरह से बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और यहाँ पे G20 से संबंधित अवेयरनेस के बारे में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मैं एक कीनोट एड्रेस देने के लिए भी आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है वो ये रहा है कि यहाँ पे जो तमाम बाकी डिस्ट्रिक्ट से और लोग आए हैं उनको ये बताना कि G20 पहले तो क्या है और इसके स्ट्रक्चर क्या है, एक आम जनमानस इससे कैसे जुड़ सकता है, क्योंकि इसको बगैर जाने ऐसा लगता है कि केवल ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली कोई चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों को एक साथ लाकर जोड़ने का काम करते हैं और उसमें एक आम जनमानस की भूमिका क्या है, क्योंकि यही हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है G20 को लेकर, वो वसुधैव कुटुंबकम, तो विमेन को, यूथ को, स्टार्टअप्स को, सिविल सोसाइटीज़ यानी NGOs को और उसके अलावा बिजनेस को, थिंक टैंक्स को, इन सबको एक साथ ले आकर हम जो G20 के प्रति हमारा कमिटमेंट है, क्लाइमेट के प्रति, एनर्जी, क्लीन एनर्जी के प्रति, ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स को लेकर, इनइक्वालिटी के प्रति, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, ऐसे जो तमाम थीम्स हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप कर रहा है, इन सबको हम कैसे जोड़ सकते हैं समाज के हर एक वर्ग से, यही मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, ये सब अपने आप में एक G20 के एम्बेसडर के रूप में जाकर और वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, तो ये एक बड़ा प्रयास है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और उसके बाद रीजनल लेवल पे। और इस पर रीजनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी बहुत ज़ोर शोर तरीके से लगे हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को कैसे एक्सपैंड करें। उत्तर प्रदेश की खास भूमिका है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की उत्तर प्रदेश में रहती है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें बहुत निर्णायक रहेगी। इसके अलावा आपको कहाँ जाने का? इसके पहले G20 के उस पर प्रोग्राम के एजेंडा में G20 पे मैं बहुत लिखती रहती हूँ। G20 पे मैंने तमाम बहुत सारे पोर्टल्स पे, बहुत सारे न्यूज़ रूम्स पे मैंने समझाया है, जो बहुत सारे विदेशी जो इंटरव्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने, स्पेशली रशिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने, यूरोप के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में इंटरव्यू दिए हैं समझाने के लिए कि भारत की G20 में ख़ास क्या है। उसके बाद से G20 में जो प्रदेश के लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो पहली बार प्रोग्राम किया था इस कॉन्क्लेव के ऊपर, तो उन्होंने मुझे एक कीनोट एड्रेस देने के लिए चिन्हित किया और उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर बुलाया, तो वहाँ पर मैं पहली बार गई कीनोट एड्रेस देने के लिए, जहाँ पर फिर ये एक सिलसिला दूसरी बार शुरू हुआ है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एक रिसोर्स पर्सन जो है मेरी तरह से, और आई एम श्योर मेरे जैसे और भी लोग हैं, उनका बेसिक काम ये है कि इसके इंटरनेशनल और इसके नेशनल यूटिलिटी को हम एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर को, इसकी वर्किंग को समझाने का जो काम है वो एक जिम्मेदारी मुझे दी। आप अगुवाही कर रहे हैं, कैसे इसको कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं जैसा कह भी रही थी, समझा रही थी कि G20 बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जो दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन बहुत बाज़ दफ़ा देखते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, वो भी एक तरह से बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं। और इस वक्त दुनिया जो सबसे बड़े इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं जिससे हम गुजर रहे हैं वो है रशिया यूक्रेन का युद्ध, और उस पर मैं स्पेशलाइज़ करती हूँ रशिया यूक्रेन के युद्ध पर, और उसके तमाम पहलुओं पर मैं लिखती हूँ और बातें करती हूँ। और G20
G20 में भारत की जो अध्यक्षता है वो निर्णायक इसीलिए है क्योंकि भारत की एक ऐसी क्रेडिबिलिटी है जिसके अच्छे संबंध हैं दोनों वॉरिंग पार्टीज से। तो एक तरफ हम प्रेसिडेंट पुतिन के भी मित्र माने जाते हैं, प्रेसिडेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के, वो भी उनको फ़ोन करके और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो भारत की क्रेडिबिलिटी है कि जो दुनिया इस समय खेमों में बटी हुई है उसमें एक तरह के ब्रिज का काम करे। तो ये G20 जैसे ग्रुप के लिए और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर जब तक आप सब एक साथ नहीं आएंगे तो फिर पॉलिसीज़ के ऊपर बनाएंगे कैसे कंसेंसस। तो एज अ कंसेंसस बिल्डर इंडिया की भूमिका इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडिया के पास ये करने की क्षमता है क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हैं। अगर अभी यही अध्यक्षता किसी ऐसे देश के पास हो जो क्लियर कट किसी एक खेमे में बंधा हुआ हो तो वो ऐसा कंसेंसस नहीं बना पाएगा जो भारत बना सकता है। भारत के अंदर जिस तरह से चीज़ों को लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो केवल पिछले वर्ष के अंदर ही कई लाख लोगों ने यहाँ की नागरिकता भी छोड़ी है। हाँ। तो उस चीज़ों को देखते हुए क्या भारत के अंदर जो चीज़ें अब उत्पन्न हैं, आपको लग रहा है कि आज जो स्थिति इंडिया की है उसमें हम लोग दुनिया को दिखा पाएंगे कि हम सब एक हैं या जो बात रखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ों को समझना चाहिए कि भारत में नागरिकता, लोग भारत से बाहर गए तो ये जो प्रवासी भारत, अब आप देखिए कि मोदी सरकार ने ये पहली बार ऐसा किया, ये बहुत मतलब बहुत मुझे लगता है प्रशंसनीय काम है कि जो प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया उसमें किस तरह से रैली किया। क्योंकि देखिए बाहर जाते हैं भारत के लिए वो ठीक है, पर उससे जो रेमिटेंसेस भारत में आते हैं वो भी भारत की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बातें आपने सुनी हो तो उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा कि रेमिटेंसेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ग्लोबल इकॉनमी। इंडिया की जो इकॉनमी है उसका जो ग्लोबल आउटलुक है उसमें रेमिटेंसेस का, तो ये रेमिटेंसेस उन्हीं लोगों के थ्रू आती है जो भारत से छोड़ के गए हैं और वापस पैसे रिमिट करते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात, जो भारत से छोड़ के बाहर गए हैं वो सब भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स ही हैं जो बाहर नेटवर्किंग कर सकते हैं भारत के, क्योंकि देखिए हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दुनिया में है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में बाहर, भारतीय मूल के लोग बाहर हैं और इनकी तादाद करोड़ों में है। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम जो करंट डिस्पेंसेशन ने किया ये बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि बात क्या है कि देखिए हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन जब तक हम उस रिसोर्स को कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तब तक हमें उसका जो इम्पैक्ट है हम उसको असेस नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें जो करंट डिस्पेंसेशन ने करी है ये मेरे हिसाब से प्रशंसनीय है। इनका जो असर है वो हमें आते आते देखने में समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत होनी बहुत ज़रूरत है। तो ये, या फिर जैसे ग्लोबल साउथ जो समिट अभी करी थी, हम G20 के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अभी एक बहुत मेगा इवेंट किया था जिसको ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं, जिसमें हमने दुनिया के तमाम डेवलपिंग देशों को एक मंच में बुला के और उनके साथ विचार मंथन किया था कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये केवल लिप सर्विस नहीं है, ये दिखाता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है ग्लोबल साउथ के प्रति, ग्लोबल साउथ के एक विश्वसनीय एम्बेसडर के रूप में, वो हम उसको जेन्युइनली मीन करते हैं कि हम जिनसे हमारे सारे ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो G20 के मेंबर नहीं हैं, तो उनकी आवाज़ को G20 तक कौन पहुंचाएगा। जो G20 के डिसीजंस हैं जो दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, इनइक्वालिटी को, जो मैं अपने अभी व्याख्यान में कह रही थी, तो उसके लिए जब तक आप उनकी बातें ही सुनेंगे, उनकी बातों को पहुँचाएगा कैसे। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान खुद एक डेवलपिंग देश होने और नेता, उस पूरे समूह का नेता होने का धर्म निभाया है। और जिस तरह से हमने हर एक व्यक्ति को इससे कनेक्ट किया है, जो जैसा कि आज ये इवेंट है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो हर कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है इस बड़े ऑब्जेक्टिव से। तो ये इसकी खूबसूरती है और अब हमें इसको पूरे एक साल में इस पर हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि ये टेम्पो ख़त्म ना हो, ये जो मोटिवेशन है ये ख़त्म ना हो, और ये सारे एम्बेसडर्स जाके अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने समूहों में इस बात को पहुँचाएँ और इस सारी चीज़ को एक सार्थकता प्रदान करें। क्योंकि आई थिंक प्रधानमंत्री का भी यही विजन है G20 को लेकर। श्योर ये सबने खाना खा लिया नाइट एंड there were people जो सोच रहे थे कि शायद सर्टिफिकेट लेके हमें निकलना है, but that was not the case. We still have the second session, which is a panel discussion, जो already आपके साथ कल हमने शेयर कर दिया था. But that's okay. जो जा चुके हैं हम तो नहीं ला सकते. But we'll start with the second session now. So I would like to give you a very small description about this particular panel discussion. We have amongst us, as we know that, Dr. Swastika Rao. Just give a huge round of applause. We have our Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Pankaj Mishra sir, and we have Pro Vice Chancellor again, Professor Dr. Satish Kumar Sinha sir.
And from again Dehradun we have Dr. Jogendra Kumar sir from DITIB, right sir? Okay. We have Ms. Swarnima Singh and Dean of Vocational Studies we have Ms. Resma Tahir. So we have already discussed so much about G20. If we talk about like I believe I told Swasti ma'am that I have made up some questions. मैंने जो questions बनाए थे and उसके already answers वो दे चुके थे. But still हमारे बीच में कुछ questions ऐसे हैं जिनके answer वो कहते हैं कि बार-बार अगर हम पूछेंगे तो फिर हमें कोई ना कोई सवाल मिलता रहेगा उसके अंदर. तो जवाब ढूंढने के लिए हमें एक ऐसा person चाहिए जो कि हमारे जवाब दे सके. So इसी situation के लिए my first question to you ma'am right now is that we talked about G20 in first session a lot, right? So I would like to know about what is the role of G20 in sustainable development? Thank you for the question. How do we do this pattern? I'm just looking for recommendations. Do we take 2-3 questions at a go? So this is the first question. So I suggest we can take 2-3 questions, a set of 2 or 3 questions, and then I think that's a better way of going about it. Okay. So the first question to me is like, what was the role of SDG, sustainable development. Yes, sustainable development. And since we in G20 have made brand ambassadors in multiple parts of India, and so what are the expectations that we having from the ambassadors of G20 in India? Okay, so let me take these 2 questions first, and I'm sure मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज सवाल पूछिए, क्योंकि यही पर्पस है हमारे आज के दिन का. पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे भाषण दूँ और आप लोग चले जाएं. पर्पस ये है कि आप इंटरैक्ट करें, क्योंकि each one of you there will become a G20 ambassador when you go back. So the first question on SDG. देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये टोटल चिन्हित किए गए हैं 17 ऐसे गोल्स जो कई तरह के डिटेल्स में बात करते हैं कि क्लाइमेट के प्रति सेंसिटिविटी और जो क्लाइमेट के प्रति जो एक्शंस हैं वो उनको छोटे छोटे गोल्स में बांटा गया है. और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आई थिंक 90s में इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दैट. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जिन्होंने अडॉप्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने G20 के एजेंडा में डालने के लिए. और इसके अलावा हमने वैसे भी आप हमारा अगर G20 का एजेंडा देखेंगे, जो मैं अपने लेक्चर में बता रही थी कि हमारे जो प्राइम फोकस एरियाज क्या हैं, इन सबके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे. थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देती हूँ क्या है. देखिए डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो उस तरह की क्लाइमेट पॉलिसीज नहीं बना पाते हैं जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज बना सकते हैं. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्स एंड हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से दे कैन एक्चुअली मेक द ट्रांजिशन, जो कि ट्रांजिशन जरूरी है फॉर कटिंग डाउन emissions, for reaching a net zero state, for improvising clean energy, for making transition. So as developing countries हमारे ऊपर population का pressure इतना ज़्यादा है, resources हमारे पास कम है, we do not have that kind of technology. तो जो climate goals हैं, जो Paris conference के जो climate goals हैं, जो जिनका आप सुनते होंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हम कम करना चाहते हैं, जो दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब चीज़ों हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशंस में पहले SDGs के ऊपर बहुत चर्चा हुई है. इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम ऐसे डेवलपमेंट गोल्स बनाएंगे जिनको भी सस्टेन किया जा सकता है, जिसमें कि क्लाइमेट के प्रति और बहुत छोटे छोटे, मतलब नॉट वेरी एम्बिशियस बट स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स दैट वर्क टुवर्ड्स क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी. और ये जो तमाम गोल्स हैं ये स्टेट के लेवल पे, रीजन के लेवल पे ये बहुत अच्छी तरह से बटे हुए हैं. तो इंडिया के जो ये 17 SDGs हैं ये इंडिया के G20 एजेंडा में पूरी तरह रिफ्लेक्ट होते हैं. और कहीं ना कहीं अगर आप अभी जाके गूगल करेंगे कि इंडिया के SDGs क्या है, उसके कमिटमेंट्स क्या हैं, तो आप उसके बाद अगर G20 की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि हाउ आर दीज टू कनेक्टेड. In short, for a developing country, it is much more realistic to pursue sustainable development goals than to try and meet the Paris goals, which require a lot of economic heft and technological heft that developing countries don't have. But that does not mean that developing countries cannot play a role in
climate goals. So this is how you can understand that. The second question I think he asked was about ambassadors. Why are we creating? So मैं आपको समझा भी रही थी अपने लेक्चर में भी कि G20 के जो मेन दो ट्रैक्स हैं, the Sherpa track and the engagement track, the finance track and the Sherpa track, sorry. तो ये जो finance tracks हैं, they look after the technical work of G20. The Sherpa track is overlooking a lot of intergovernmental, the secretariat work, overall inspection, overall overhauling of the G20 agenda, etc., etc. But फाइनेंस ट्रैक्स में और शेरपा ट्रैक्स के जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उसमें आम जनमानस की पहुंच नहीं है। आम जनमानस की पहुंच कहाँ है, आम जनमानस का रोल कहाँ है, आपके और हमारे जैसे लोगों का रोल कहाँ है, वो है एंगेजमेंट ग्रुप्स में। और ये जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, जो मैं आपको बता रही थी 8 से 10 जो एंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, दैट आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल कैटेगरीज विद इन आवर सोसाइटी। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी कि बिजनेस हाउसेस, विमेन के ग्रुप्स, यूथ ग्रुप्स, थिंक 20 के ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी मतलब कि NGOs के ग्रुप्स, ऐसे करके हमने 8-10 ऐसे ग्रुप्स चिन्हित किए हैं जिनको कि हम साथ में लेकर आते हैं और उनसे हम बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट है उसमें उनका क्या रोल हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो एम्बेसडर का पॉइंट क्या है, आप बहुत सारे और स्पीकर्स ने इस बात को कहा था, आई विल जस्ट रिइटरेट कि तो जैसे मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में कहा कि देयर हैज टू बी समथिंग जो उन्होंने कहा कि लाइफ जो लाइफ मिशन है। तो बेसिकली लाइफ मिशन जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर मतलब उसके डिटेल में अगर आप नहीं जाए उसका केवल एसेंस समझने की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप क्लाइमेट को बदलना चाहते हैं, अगर आप मतलब क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं, बदलना नहीं बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइमेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है और उसके एमिशंस की प्रॉब्लम है, GHG एमिशंस की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको अपना इंडिविजुअल व्यवहार बदलना होगा, आपको अपने इंडिविजुअल व्यवहार में कमिटमेंट करना होगा जो कि ज़्यादा प्रो प्लैनेट है। इट इज़ नॉट अबाउट अ नेशन, इट इज़ नॉट अबाउट अ कम्युनिटी, इट इज़ नॉट अबाउट अ सिटी. You have to think in terms of a planet, and that is why the G20 logo also has the entire Earth, which is resting on this, lotus flower. So you have to understand that we are looking at G20 because we understand that the kind of problems that we are facing as a humanity today cannot really be solved by one country alone, or one business house alone, or one set of people alone. It is something that requires collective action. कलेक्टिव एक्शन, तो वो कलेक्टिव एक्शन के बेसिस में के बिल्कुल बेस में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल है हमारे आपके जैसे। दैट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट वी हैव टू डेवलप प्रो प्लैनेट पीपल। P3 का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि डेवलप प्रो प्लैनेट पीपल। नाउ एज एम्बेसडर्स ऑफ G20, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही थी, व्हाई आर वी why is the global university has arranged this really beautiful conglomeration of confluence of scholars and speakers and people who can really motivate you, and they have spent so many resources and they've been identified as a nodal center. It is because they are situated at a place, जो मैं सभी कह रही थी कि आप देखेंगे the beauty of this particular conclave is that it is happening in Saharanpur, but then there are people from so many districts who are coming and attending. Therefore, what is required is कि आप यहाँ से जो सीख रहे हैं क्लाइमेट के मतलब जो क्लाइमेट अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, विमेन लेड एम्पावरमेंट पे जो फोकस है गवर्नमेंट का उसके बारे में, यूथ के ऊपर जो फोकस है उसके बारे में, और इन सारी चीज़ों को हम रिलेट करेंगे कैसे G20 से, और ये सारी बातें आप लौट कर जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर जाकर इन बातों का प्रचार और प्रसार करें, क्योंकि जब तक ये हर एक सिटीजन तक इसका संदेश नहीं पहुँचेगा तब तक ये प्रो प्लैनेट अप्रोच हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। That is the purpose of making brand ambassadors. So it is about connecting every single person. और इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है? यूनिवर्सिटीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो वहाँ पर नॉलेज है, कैपिटल बेस है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल का बेस है, तो इसके पीछे जो पर्पस है एम्बेसडर्स का वो है। I would like to add on this ambassador very good question, Wasi. That हम तो चले थे अकेले, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया, वाली कहानी है। तो एक बंदा जो पूरी पैशन के साथ डिसाइड करता है कि हाँ जी मैं एम्बेसडर,
तो मैं अपने आप से कह दूं कि मैं एम्बेसडर तो नहीं चलेगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज टेकन इट वेरी सीरियसली एंड आइडेंटिफाइड द पर्सन those who are good in communication as you people are nominated from your schools, right, कि उनको प्रॉपर्ली बुला करके ट्रेनिंग लिया जाए। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट डॉक्टर सस्ती राव वाज वन ऑफ द चीफ स्पीकर, one of the special speaker invited on that day in the Lucknow. We made over there. The whole purpose is what, to identify, to understand the whole, pinpoints, whole the logic. इस प्रकार से each one की philosophy के साथ G20 ambassadors की कल्पना उत्तर प्रदेश सरकार और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करी और उस कड़ी में G20 एम्बेसडर्स बनाए गए। और हम लोगों ने भी प्रयास किया कि अपने इस काम को केवल फॉर्मेलिटी, रंगोली प्रतियोगिता करा दें, पोस्टर निबंध लेखन करा के हम फोटो खिंचा करके ग्रुप में डाल सकते थे, वही ले सकते थे, पेपर में हम छपा सकते थे। हमारे लिए वो आसान था। बजाय हमने किया अपने लगभग 10 फैकल्टी मेंबर को 3 दिनों की ऑन ड्यूटी लीव दी, उनको आने जाने का खर्चा दिया, उनको परेशान किया कि आप स्कूलों में जाएं, मिलें, रिक्वेस्ट करें। हमारे पास चैलेंजेस आए कि डीओ से परमिशन नहीं होगी तो हम टीचर्स नहीं भेजेंगे, हमारे पास परमिशन है कि एसडीएम अगर लेटर नहीं देगा तो हम टीचर नहीं भेजेंगे। बावजूद इसके हम लोगों ने इकट्ठा किया। And I think we have around 181 participants in this hall from the various schools. So we get for that one. And also we have almost 400 plus registrations by the various resources and the nominations from the school. But again, there are the challenges. Yesterday, the climate has been changed, the weather has been changed. But again, we are very happy. So now, as a G20 ambassador, as Madam has told, I am just reciprocating her idea that you please reciprocate the same idea to your institution, to your student, or to see. I believe definitely the ambassadors are definitely going to act accordingly. They have been trained by the G20. Just one line. Yes, sir. As an individual, we have to consider what contribution we can make to the goals, the agenda the governments are setting for our country. Yes, As an individual, we can contribute so much. We have to think about that, and at the same time, we have to act on that. ओके, जस्ट वन, इसके जो सोच है वो ये कि एक जो कंसल्टेशन है वो इंक्लूसिव तरीके से हो सके। जब तक जिस वुमन को वो मदद चाहिए, अगर उससे हम पूछेंगे नहीं तो हम रिफ्लेक्ट कर करेंगे अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। तो बेसिकली क्या रिकमेंडेशंस है, जो अगर मान लीजिए W20 की बात करें, जो विमेन के ग्रुप्स, जो 20 ग्रुप्स हैं, उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं, तो उनके रिकमेंडेशंस उन्हें कैसे पता चलेंगे जब वो फील्ड में जाकर इसके बारे में बात करेंगे। और ये केवल वन वे ट्रैफिक नहीं है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम 2023 सितंबर में अपना जो समिट आउटकम डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे होंगे, उसमें ये सारे एजेंडाज रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि इंडिया के जो विमेन लेड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस हमारे पास इस एक साल में आए और इनकी जो आउटरीच थी कि इतने विमेन तक थी। तो ये केवल वन वे प्रोसेस नहीं है कि ये संदेश हमें आप तक पहुंचाना है, ये आपका संदेश फिर वापस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो इट इज अ टू वे प्रोसेस। Sustainable development, ma'am. If we talk about the G20 Indonesia, right? So I was reading like last night, though I was not much aware about it. So I just read that in when this G20 was in India's Indonesia's presidency in 2022. It faced criticism for not taking any major steps towards the climate financing or a green transition, right? And you, in the morning, told that we have to reconsider what happened before taking these somewhere, right? So, what are the steps that you think India is planning to take on that? Yeah, देखिए, one of the reasons why, like I said, कि G20 is basically envisioned as a grouping for improving global financial or economic architecture. But there are a lot of political problems that start reflecting, and particularly at the time of Indonesia took its G20 presidency from Italy in 2021, और फिर वो 2022 के पूरे साल जो थी वो इंडोनेशिया के पास थी। प्रॉब्लम क्या थी इसका, उस समय तो दो प्रॉब्लम्स थी इंडोनेशिया के सामने कि वो जो असाइन्ड टास्क था इंडोनेशिया उसको भली भांति नहीं कर पाया, या इंडोनेशिया का क्रिटिसिज्म होता है इस बात पे। पहली चीज़ तो ये थी कि जो कोविड के
वजह से प्रॉब्लम चल रही थी। और इसीलिए जब मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था तो आपको ये बार बार इस चीज़ को सिचुएट करने की कोशिश करी थी, इस बात का संदर्भ देने की कोशिश करी थी कि दुनिया ऑलरेडी जूझ रही थी, उबर रही थी कोविड-19 पैंडेमिक, सप्लाई चेन डिसरप्शन और तमाम और प्रॉब्लम से। आपको ध्यान होगा कि जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था 2020 में, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट बुलाई गई थी G20 देशों के बाहर, सऊदी अरेबिया ने समिट बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो वो 2020 के जो डिसीजंस थे, वो डिसीजंस अभी इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाए थे। वो हम प्रोसेस में थे करते कि जबकि 2020 की शुरुआत में वॉर हो गई। इस वजह से इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंसी का एजेंडा वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया। आप एक डबल वैली आप समझते हैं, एक फ्रेज होता है कि आप एक प्रॉब्लम से एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तो आपका अभी कोविड-19 पैंडेमिक की रिकवरी का प्रोजेक्ट चल रहा था, वही इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया था और फरवरी 2022 में वॉर शुरू हो गई और उसके बाद एक नई तरीके का सप्लाई चेन डिसरप्शन, एक नई तरीके का जो पूरी दुनिया का दो खेलों में बढ़ना शुरू हो गया। और इंडोनेशिया का एक और भी क्रिटिसिज्म होता है वो ये कि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के दौरान कई बार जब मीटिंग्स हो रही थी G20 की, तो तमाम देश अगर वेस्टर्न ब्लॉक के हैं तो वो वॉकआउट करते थे, अगर रशिया है तो कहता था मैं नहीं आऊँगा। तो इंडोनेशिया इस गैप को ब्रिज नहीं कर पाता था। हालांकि योको विदोदो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी तरह से कोशिश बहुत करी, लेकिन ये वॉकआउट्स और इनका जो सिलसिला था ये काफ़ी था। तो इन 3 कारणों की वजह से बहुत सारे एजेंडास की जो मतलब कंप्लीशन की वो नहीं हो पाया और इसीलिए इंडिया के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया जो है वो अच्छी स्थिति में है कि भाई आपकी प्रेसिडेंसी के टाइम में ये वॉकआउट्स और ये नहीं हो तो बेहतर है, तभी ये क्रेडिबिलिटी का फैक्टर आता है और तभी ये होता है कि हम कोशिश करेंगे कि जो अनफिनिश्ड एजेंडा था उसको हम अपने टाइम पर पूरा करें और पूरा ना करें तो कम से कम हम किसी निर्णायक मोड में लेकर आए। तो आप इसको प्लीज ये समझिए कि ऑल दीज प्रोग्राम्स, द G20 समिट एक्सेट्रा, दीज आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। ये कभी ऐसा नहीं है कि कभी ये परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे, बट दे हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो इंडिया से उम्मीद ये है कि हम कितना फॉरवर्ड मूवमेंट जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। Okay, so don't think it is a perfect group. Nothing in the world is perfect. It is about how much forward can we go. It will ensure the kind of walkout and other kind of disturbance will not be happen when the India's presidency will be there. I would like to add this point of the new map. Big expectation with India. एक तरफ जो अमेरिका का प्रधानमंत्री अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, वो हाथ इस तरह से खड़े हुए, ऐसे मीडिया में आपने इमेजेस भी देखी हैं। तो ये जो सब चीज़ें एक्सपेक्ट हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि इंडिया किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं जो अपने आप में पूरा मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज को बंद कर दिया चाइना ने, और चाइना से लोग क्यों दोस्ती करके रखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में कोई मैन्युफैक्चर करने की हिम्मत है नहीं उनके अंदर, राइट। So in that situation, it is very much critical for the India to take a lead and in a very proper manner, in a very good way. That's why the G20 ambassadors and the entire country is being taught about the G20, what is and why it is important, right? So do you want to take something? Signed as the president. I can give you an example from T20, Think Tank 20. Why? Because the MOD think tank where I work, हमारे DG जो डायरेक्टर जनरल है, he has been nominated as the chair of India's T20 G20, right? So I have, in that sense, a very personal understanding and learning of how that system works. So I can tell you with a lot of authenticity, or you can replicate that to other groups also. So, for example, होता क्या है कि 20 कहाँ से आ रहे हैं, तो I think अब आपको क्लियर है कि अलग-अलग जो 20 देश हैं, बेसिकली उनके अलग-अलग थिंक टैंक्स को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी है जो G20 के कोर एजेंडा को बढ़ा सके। ओके, ये होता कैसे है? एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया है गवर्नमेंट इंडिया ने, जैसे T20 के प्रेसिडेंट जो है वो एम्बेसडर सुजान चिनॉय है। ओके, इज अ 1985 नेशनल ऑफिसर। सिमिलरली उस थिंक टैंक के प्रेसिडेंट के पास जो T20 का प्रेसिडेंट है, एक सेक्रेटरीट उसको दिया जाता है। देयर इज अनदर थिंक टैंक इन बाय द नेम ऑफ ORF, आप सुनते होंगे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। संगीत सन और इन लोगों का नाम सुनते होंगे, दे आर वेरी एक्टिव, दे होल्ड द राइसीना डायलॉग। आप में से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानते हैं, सो इट्स अ वेरी स्टार स्टडीड अफेयर
that happens every year in Delhi. So the OR for the Observer Research Foundation is the secretary. Okay, and then after the president and the secretary, there are some core members. So 2 or 3 core members that are selected to run this entire agenda. तो ये मैं आपको T20 का एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे मैंने कहा, replicate this to the other ways also. इनका काम क्या है कि प्रेसिडेंट जो है obviously वो तो sitting at the apex, secretary उसके सारे लेटर भेजना, कौन सा टास्क फोर्स गठन होगा, क्या होगा, ये सब चीजें करता है. इन लोगों को अलग अलग G20 के जो देश हैं, मतलब हिंदुस्तान के अलावा जो 19 और देश बचे हैं, उनमें आपको नॉमिनेटेड थिंक टैंक को लेकर और उनके साथ अपने डायलॉग को आपको बढ़ाना है. डायलॉग को, कंसल्टेशन को, ब्रेनस्टॉर्मिंग को, इन सारी चीजों को. और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किस चीज पर होगी? वो जो G20 के एजेंडास हैं, जो इंडिया की प्रायोरिटीज हैं, इंडिया की 7-8 प्रायोरिटीज हैं, उन्हीं के ओवर एंड अबव होनी चाहिए. और तीसरी चीज कि इसमें बहुत क्लियर पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि हर इस तरह के समूह को, जैसे T20 है, जैसे कोई यूथ 20 होगा, जो बिजनेस 20 है, इसमें 50% भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए. तो महिलाओं के लिए डबल फायदा है. विमेन 20 तो हम है ही, लेकिन बाकी हर जगह पे हमको 50% से ज्यादा आप रखें. तो there is a reason, like I said, it is not about a privilege or nothing. India is more than half the population of India is women. If you don't include women, then the story of development will never be complete. So this is one example. Similarly, if you're talking about the W20 की president, I'm forgetting her name. She is into fine arts. Okay, I'm forgetting that lady's name. So you can Google her. I think Sandhya Pasricha or somebody very well known. So she is the president of Women 20. So she is the president. Similarly, she will have her secretariat, an organization that is going to do all the planning and connecting people, calling people, emailing, etc. Who is going to set up task forces. Different task forces are going to work on different issues of women empowerment, and then all of them together, and in different parts of the G20 countries also. तो हर कंट्री नॉमिनेट करेगा. जैसे G20 में जितने कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे अपने यहाँ पे बैठ के नॉमिनेशन कर रहे होंगे कि इस समय इंडिया प्रेसिडेंट है, इंडिया के फलाने लेडी इस चीज को उसके प्रेसिडेंट हैं. तो उनके जब वो कॉल करेंगे तो हमारे देश से कौन जाएगा. तो हमारे जैसे एग्जाम्पल T20 में तमाम देशों से हमारे यहाँ पे कंटेंशन आते रहते हैं, ग्रुप्स आते रहते हैं, जो बैठ के उस टास्क फोर्स के थ्रू बैठ के डिस्कस करते हैं कि हम एजेंडा को कैसे आगे बढ़ाएंगे. एंड लाइक आई सेड कि T20 का अपना एजेंडा नहीं है, एजेंडा G20 का है, लेकिन थिंक टैंक्स के थ्रू उसको हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. तो विमेन में भी एजेंडा जो G20 का ऑलरेडी एजेंडा है, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट अपने आप एक पिलर है, उसको तमाम जो देशों के विमेन्स ग्रुप्स हैं वो कैसे आगे बढ़ाएंगे. और इसीलिए आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि कितना वेल थॉट ऑफ आइडिया है कि केवल भारत ही नहीं, जो बाकी 19 देश हैं उनके भी विमेन आएंगी, वो भी बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज हैं, हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं. हम उनके यहाँ राष्ट्र डेवलपमेंट कैसे होता है, ये तमाम चीजें वो टास्क फोर्सेस के थ्रू होंगी. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वन वे प्रोसेस नहीं है, जैसे 2 वे प्रोसेस. फिर उनके जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, वो सारे पॉलिसी रिकमेंडेशंस रिफ्लेक्ट होंगे जो हमारा समिट आउटकम डॉक्यूमेंट है. और जब इस साल के अंत में जब हम ये जो बैटल है G20 का, जब हम इसको ब्राजील को दे रहे होंगे, तो ब्राजील ये सारी चीजों का के साथ हम ब्राजील को देंगे. तो फिर ब्राजील के ऊपर है कि वो अब इस चीज को वहां से आगे कैसे ले जाना. Yes. As time has told in the morning session, that it's a bilingual document. I have written in English. I think English में है. But what is more important, sir, is that you must create a platform where all these people can connect with each other. ये लखनऊ में भी बहुत बात हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बहुत बात करी थी इस पे कि ये वन ऑफ इवेंट होके ना रह जाए, कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने इतना एफर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, बाकी सब लगा के टू गेट एवरीबडी टुगेदर, और बाद में आप इसको जाएं और इसके 2-4 रिप्रेजेंटेटिव कुछ काम करके फॉर्मेलिटी करके भूल जाए. You must, since you are a rural center, I'm sure आपकी पॉलिसी में होगा, you must create a pool where all these people can write, ask, learn from each other, exchange ideas, report what they have, what difficulty are they having. So they must be having that connect. That is, I think, लखनऊ में भी ये बात आई थी. जैसे ग्रेट सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने यूनिवर्सिटी, स्कूलों में और कॉलेजेस में जाएं
अपने डिग्री कॉलेज में जाएं, ऐसे इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करें अपने बच्चों के लिए, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, और जो भी इवेंट्स करें उसको पब्लिसाइज करें न्यूज़पेपर में, और उसकी फोटोग्राफ्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिसे हम एक साथ कलेक्ट करके हायर एजुकेशन ऑफिसेस में हम सबमिट करेंगे एज अ आउटकम ऑफ दिस डे इवेंट, राइट? Thank you, sir. बोर्ड पर लेके ग्राउंड पर कब तक पहुंचेंगे, ये मेरा क्वेश्चन। नहीं, ये प्लान्स ग्राउंड पे ऐसे यही शुरुआत है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, राइट? तो दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी अ वन ऑफ इवेंट। अभी कुछ दिनों बाद फिर से डायरेक्शन आएगा कि यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रिव्यू मीटिंग और समथिंग। लेकिन काम वो जो एंड में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो तो ब्रांड एम्बेसडर्स ही लेकर आएंगे, तो वो ही आपका काम है। हाउ कैन यू कनेक्ट द राइट पीपल? हो सकता है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हों जिनको पता ना हो कि अगर वो G20 के एजेंडा से जुड़ेंगे तो उनको बेटर फाइनेंस मिल सकता है, शायद उनको ये ना पता हो कि उनको बेटर कवरेज मिल सकता है, मीडिया उनको सपोर्ट करेगा, उनको गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज में शायद प्राथमिकता मिले अगर वो G20 के एजेंडा से जुड़ेंगे। तो ये एजुकेट करने का काम, जिसको हम कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो चीज़ इसीलिए आपके जैसे लोगों के ब्रांड एम्बेसडर्स की जरूरत है, जो एक्चुअली उन जगहों से आए हैं, जो शायद मुझसे ज़्यादा आप इस कैपेसिटी में होंगे कि आप इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। तो जो सर पहले कह रहे थे कि ईच वन वो वही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल गो ऑन फॉर दिस एंटायर ईयर। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिस इज गोइंग टू बी द ओनली इवेंट। शायद मैं एज अ कीनोट स्पीकर पहली बार इतना डिटेल में बता रही हूँ, इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा स्पेशलाइज बातें करें या और ग्रुप्स में बांट दिया जाए लोगों को, ये हो सकता है। लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच विल गो ऑन फॉर दिस एंटायर ईयर। This is a collective effort, that's what he's saying. I need a minute. We also have G20 ambassadors from local university. We have 4 of G20 ambassadors. So in case you guys are facing any kind of problems in organizing such events, so you can contact us and we are there to help you. Okay. मतलब आप लोग जैसे यहाँ आए हैं, WhatsApp ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, लोकल यूनिवर्सिटी से भी 4 G20 एम्बेसडर्स हैं। अगर आप अपने स्कूल्स कॉलेजेस में कुछ ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कोई गाइडेंस आप लोग को चाहिए, तो आप लोकल यूनिवर्सिटी के G20 एम्बेसडर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। Yes, I'll introduce that. हमारे पास 4 एम्बेसडर्स हैं, जिसमें पहला नाम है मिस स्वर्णिमा सिंह जी, बिग हैंड फॉर हर। और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनके नंबर भी आपको शेयर कर देंगे। यस, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो नाम है मिस्टर सरिंदर सिंह जी, वो भी हमारे पैरामेडिकल की फैकल्टी हैं। सरिंदर इज देयर, प्लीज आप खड़े हो जाएं। ही आल्सो वन ऑफ द ब्रांड ट्रेंड इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे डॉक्टर विपिन कुमार हैं, जिन्हें आप आज नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बरेली में गए हुए हैं, MJP यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में गए हुए हैं, और वहाँ पर जाकर के वो आज यही काम कर रहे हैं जो स्वस्ति राव जी कर रही हैं, हम सब कर रहे हैं। और चौथे नंबर पे आपका आखिरी मैं बच गया, माइसेल्फ डॉक्टर पंकज मिश्रा of this university, and I am also available for any kind of help 24/7. I am also available in WhatsApp. आप रात को 2 बजे भी मैसेज डालें तो आपको 3 बजे जवाब मिल जाएगा। तो I am always available in the WhatsApp and everywhere ready to help you. So that's a good thing. You asked 4 घंटे से हमारे साथ पास में हैं। हर जगह तुलिका मैडम का पहुंचना, हर जगह स्वस्ति मैडम का पहुंचना मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग आप लोगों की आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है भाई कि आप आए, जो लेक्चर सुना, खाना खाए और सर्टिफिकेट हो चलो भैया, है ना, काम हो गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी। आपके स्कूलों में से आपको नॉमिनेट किया गया है, और हमने नॉमिनेशन लेटर जस्ट टू अपडेट यू मैम, हम लोगों ने जो इन्विटेशन लेटर लिखा था शर्मा साहब, उसमें लिखा था कि कम्युनिकेशन स्किल जिनकी अच्छी हो, नंबर 1, जिनकी स्टूडेंट्स की रेपुटेशन अच्छी हो, नंबर 2, एंड दोज हु आर गुड इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, नंबर 3। 3 क्राइटेरिया का फिल्टर लगा करके 3 शिक्षकों को नामित करें, अपने विषय निवेदन किया था, उसके बाद आप लोगों को चयन करके भेजा गया है। आई एम नॉट श्योर आपके स्कूल ने इस फिल्टर को फॉलो किया कि ऐसे किसी को भेज दिया, आई एम नॉट श्योर, बट दिस आर द क्राइटेरिया। और हमारा इस क्राइटेरिया के पीछे लॉजिक ये था कि केवल भीड़ इकट्ठा करना उद्देश्य नहीं था, ठीक है ना, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, राइट। उद्देश्य था कि जो सही मैसेज है वो सही लोगों तक पहुंचे, आप यहाँ पर आए सही ढंग से प्रॉपर वे पे सीख करके जाएं। डॉक्टर स्वस्ति राव, मैडम तुलिका रानी और जो बाकी जो स्पीकर्स को बता रहे हैं, और आज का पैनल डिस्कशन का राउंड आप इसे स्किप करना चाह रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। यहाँ पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आप 1-to-1 क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, राइट। एक्चुअली दिस इज ये बेसिक प्रोग्राम तो यही है।
बेसिक प्रोग्राम यही है, बेसिक को आप स्किप करना चाह रहे थे, राइट? तो वी कैन पुट मैडम आल्सो. I would really like to hear from those sitting in the back. And it is not just a question. You can also tell me what your feedback is. For example, next time I'm addressing a crowd like this, if there is an improvement that I can do, I'm open to those feedbacks. We have a question from young man. Please, sir. It's tilting towards more Russia, and our nation going more much with China. So it is a future possibility that India got veto power in future. मुझे समझ नहीं, आपने बोला कि is India going more towards Russia? Veto power के बारे में. More Russia and our nation going first with China. So there is any possibility in future that India got veto power in UN. International politics expert. So yes, as far as देखिए, we are trying for, हम लोग कह रहे हैं ना कि हम यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है. और क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, उसके हम कुछ रीजंस देते हैं. तो उसका एक रीजन ये है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया जो है वो एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अनब्रोकन चेन ऑफ डेमोक्रेसी रही है. इंडिया हैज शोन अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू नॉट रियली गेटिंग अलाइन्ड विद आइदर कैंप्स, इवन नाम के टाइम से लेकर अभी तक. देन हम कहते हैं कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत मजबूत इसलिए है क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में बहुत फोर्सेस भी भेजे हैं और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की वहाँ पे कैजुअलिटी भी हुई है. तो मतलब इन सारी चीज़ों के मद्देनजर वी आर स्ट्रॉन्ग कंटेंटर. हमारी बिड को सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग हैं. पर्टिकुलरली थोड़ा सा रशिया का सपोर्ट हमको वहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो अनब्रोकन तरीके से रशिया ने हमारा साथ दिया है वहाँ पे. रशिया हैज consistently vetoed every single resolution which was put on the United Nations table which had anything to do with कश्मीर. और क्योंकि हमारा स्टैंड ये है कश्मीर पे कि कश्मीर की जो टॉक्स है वो बायलैटरल होनी चाहिए, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द सिमिलर टॉक्स ऑफ 1975. तो इस पर्टिकुलर चीज को ही पाकिस्तान बार बार चैलेंज करता है बाय ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज द इशू, बाय ट्राइंग टू से कि नो वी मस्ट गेट हिम, वी मस्ट गेट हर, वी मस्ट गेट दिस कंट्री दैट कंट्री. इंडिया सेज नो, दिस हैज टू बी टॉक्ड इन अ बायलैटरल वे, वी डोंट वांट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. तो इस तरह की जो टेक्निकल चीजें उसमें हमको रशिया का सपोर्ट मिलता है. लेकिन इंडिया के इस बिड को सबसे ज्यादा चैलेंज मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म में अगर इंडिया आकर एक P5 मेंबर बनता है तो सबसे ज्यादा खतरा किस कंट्री को, जाहिर है चाइना को है. तो चाइना हमको कभी भी अपने नहीं देगा. जब तक चाइना के पास एक वीटो है तब तक हमको सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट सदस्य मेरे ख्याल से तो नहीं बनने देगा. जब तक CCP है पावर में तब तक तो बिल्कुल भी नहीं. और शायद कभी दुनिया में ऐसा कोई बहुत कैटाक्लिस्मिक इवेंट आए, कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए वर्ल्ड ऑर्डर में तो वो बात अलग है. लेकिन हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल पे जो रिफॉर्म को लेके जो चर्चा है वो ये है that she has the will to do something and she's asking in what capacity can she work. See, the first thing that you have to, I think it's very clear to you by now, that G20 is not India's internal party. G20 is not something that India is having internally. G20 is a very relevant, in fact one of the most relevant multilateral international platform today, where there are about 20 countries including the 27 countries of EU also. तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो वो आपको 19 plus 27 करना पड़ेगा. EU में 27 countries. Okay, तो EU में कोई ऐसी मतलब there are different countries there. Anyway, so it is a large grouping and you asked me कि आप क्या कर सकते हैं. Okay, one important point that I think that I missed was that her and I'll speak in English because I'm presuming that she does not understand Hindi, so I will speak in English. One important point that I missed was that every single president, whoever is the president, has the power or has the right to invite certain guests that the president considers important for the G20 agenda, for bilateral relations, etc. India, during our presidency, we have identified certain countries from the world that we have invited as guests. So those countries also have a direct, something to do with G20. Some of those countries are Bangladesh, and by the way, these countries are G20 members. These are our invitees: Bangladesh, Oman, UAE, I think Nigeria, and there's a long list. You can find it on the G20 website. I'm sure I must be carrying it here somewhere as well. But there's a whole host of countries that we have invited as guests
That also shows, and I think also some countries from Latin America, what we have tried to do, the idea is that we try to not leave out any region from the world map, so that every world region is reflected, even if not directly. Because of G20 membership or Olympic G20 member, they can at least be there as guests so that they can contribute in consultations. Okay, that's number one. So, a lot of countries from Africa are also, identified and participating there. Now you said, how can you make a difference? So I think because you also have been identified as a G20 ambassador or potential G20 ambassador, I think one of the things that you can do is that you can identify which is the group that you would like to work with, like a W20 or a Huge 20 or something. It is not restricted to nationality. I mean, since you are studying here, and then you can perhaps go and say that this is an area that you wish to work on, or you can generate intellectual capital. So you can write articles and you can write ideas. You can give those policy recommendations to somebody who's looking after the G20 activities in your region, and that person can take it further. So, for example, this is a very good idea that I today learned that what about foreign students that are studying in Indian universities? Okay, how, in what capacity? For example, if their country is not a G20 member, or if their country is not even invited as a guest, what can they do? So this is a very important point. I think we can note it down and we can pass it on, because it is not just you. There are a lot of universities in India that have a very high number of foreigners, and they might like to join this historic movement, right? So I think it's a very good feedback. Thank you for that. That have been invited as guests, and these countries are decided by India. So this is not G20 agenda. G20 gives us freedom to the president to choose whoever they want. We are inviting Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands from Europe, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, UAE. So these are the list, maybe a couple of more, but I think what it reflects, honestly, is that we want to make it as inclusive as possible. We want to give an opportunity to those who are not there. And for those who are still not covered here, let me just remind you that a few days ago, I think this was last month, not few days, but this was last month, that India hosted a Global South Summit. And at the Global South Summit, I think about 150 countries or so were invited, okay, from the developing world, so that they can come together and provide a lot of introspection and a lot of discussion and debate over what are their developmental problems, how do they wish to further their agenda, so that when India is the president of G20, it can really reflect the concerns of the Global South. But yes, it still does not answer how can you individually help. Now for that, this is more something to do with policy. But just in terms of outreach, I think India's vision is to try and make it as inclusive as possible. Obviously, food crisis is exacerbated, which means it's really got aggravated because of the war. Because a lot of the Ukraine and Russia used to be huge exporters of wheat and fertilizers. So there is a shortage of grain and fertilizers. The prices were rising very high, and most of that impact was seen on the countries of the Middle East and North Africa region. And I think you are there. So, there are two things that India has done. One is that there is a limited strategy mediation that India is trying. I can give you an example. Turkey and United Nations tried to mediate between Russia and Ukraine to allow for the wheat exports through the Black Sea to reach these regions. And for a long time there was an embargo because it was blockaded. The entire region was blockaded by Russian warships. But because of this limited mediation that was provided by UN and Turkey, for the sake of alleviating food security, because that was becoming a huge crisis, there was a limited success, and President Putin and President Zelensky agreed to it. So that was one. The other thing is the millet. Nigeria and Niger, along with India, are the top 3 producers of millet. Okay, and India has been trying really hard to convey this to the rest of the world why millet production can solve the food crisis, because millet production does not require as much water as rice does. It does not require as much pest control like rice or wheat does. So millet is much more drought friendly, pest resilient. Per hectare yield of millet is far more than rice or wheat. So therefore, and then it's
it's just a tragedy that countries like India, Nigeria, these are the top 3 producers of millet, but they still do not have it enough, or they do not have enough scientific innovation to actually give finance to it, to look into better technology so that they can be more yield that can solve the food crisis. So India has been playing a huge role there from 2018, and I personally feel that as far as the millet, the food security thing is concerned, by the end of 2023, we will see a lot of financing focused on millets. We will see a lot of banks which will be given a lot of, banks will give a lot of subsidies, and government is going to give a lot of subsidies, through the banks, not just here, but everywhere else in the world also, about agriculture and the farmers that want to produce millet. क्योंकि अभी डर क्या होता है कि ये हम उगा तो देंगे, खरीदेंगे कौन? So these are things that government is really looking at, and these are problems of the global south. So this is just an example, and this is 2 very tangible examples that I can give how India is trying to tackle food security. Okay, this question is not answered, yes. But I think what we require is this. I mean, do we have the technological maturity to get into this? Would it be financially viable? Would the people who are willing to invest in it would have some sort of economic security? I think these are very relevant and important questions. I don't think I'm in a capacity to answer you that directly. But what I feel is that this is precisely the kind of brainstorming that G20 countries will do. That can they really increase output if they deploy methods like robotic farming? So it's very much there. But I'm sorry, it's not in my area of specialization that I can give you a clear answer on it. जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, आपने सुबह भी यूथ की बात करी, तो हमारा यूथ ज़्यादातर आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ज़्यादा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, फलाना ढिकाना, whatever it is. Like, I just want to know how you think our youth in India could contribute in G20. I mean, they're so distracted right now. Well, see, social media as a tool. I think a lot of communication जो आपको पढ़ाते होंगे वो ये बात आपको समझाते होंगे. Social media is just a tool. It depends on how are you utilizing the tool. और जहाँ तक addiction की बात है, मुझे लगता है बड़े-बड़े भी काफी addicted हैं, केवल बच्चों को तो बोलें. लेकिन that's a different thing. It's a tool. So if you are able to utilize the social media, because social media also gives you unprecedented connectivity that never existed. मतलब कोविड अगर अभी से 50 साल पहले या 30 साल इंटरनेट के पहले आता तो आप सोच सकते हैं कैसा मंजर होता, राइट? It is because there was so much internet connectivity that I think it was that connectivity, the global connectivity that we have, and how powerful it is was actually realized during the times of COVID, when all the conferences went online, all the seminars went online, no matter where you were, what time of the day it was, whether it was day, night, nothing mattered. People just logged in through the internet and then they discussed. Okay, long story short, social media in my opinion is a tool. It depends on how you use it. I feel that awareness regarding G20 or awareness regarding the brand ambassadors can really be propagated in a very impactful way, especially for the youngsters, through social media. I'm sure that the government has really made a very good website also because of this, and I'm sure there are dedicated Facebook pages to this. I'm not very sure, I don't use Facebook, but I'm sure. And this is something that you can also do. You can actually use these tools. जैसे मैं आपसे कहूँगी कि आप YouTube पे जाएं, YouTube पे जाके देखें कि पहले के जो कंट्रीज हैं जब उनके पास G20 प्रेसिडेंसी थी, तो उनके Think 20 ग्रुप ने क्या किया, उनके Civil 20 ग्रुप ने क्या किया, उनके Women 20 ग्रुप ने क्या किया, how are the discussions had. So this is something that, and I can actually, this can also come as a suggestion that why not create that kind of a Google Hangout sometimes. Like why not we create certain dates, a calendar where 10 to 20 G20 ambassadors in a particular area can actually do a Google Hangout and they can go live with it, and that can be shown to others. So like I said, social media is a tool. It depends on how you want to use it. You want to use it effectively, it is an empowering tool. विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, ये निबंध हम स्कूलों में लिखते आ गए हैं. स्कूल के टीचर सभी हैं, गवाह हैं. आगे वो लिखवाने के साइंस का भूदान गर्ल्स पे आप जो है निबंध लिखवाते हैं, बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है ना. तो उसी प्रकार से सोशल मीडिया भी ऐसा मैडम ने कहा एक टूल है, इसको कैसे आप उपयोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है. अंधे का सहारा लाठी भी हो सकती है और गुंडे का सहारा भी लाठी हो सकती है. दैट्स ऑल डिपेंडिंग. Wasim sir, you asked about how can we promote our students to be a part of this G20.
Exactly. So this is, I think this is a perfect example, this platform. All teachers are here and they are going to promote their students. I don't think they're going to participate much out in there. They're just here for the sake of party, these arrangements and everything, and then they'll go back and then they're just playing around. But what you have to do over here, see, I was talking to my students early in the morning, it's not just for the sake of today. And I mean, just for organizing the event, and you organize it, you get what should I say? You get appreciation by your HODs or teachers or whatever it is. It's not a day game. What you have to do is you have to act accordingly. You have to start thinking about it. What are the ideas? The day before yesterday, we talked about the investment summit, right? So there were a few visitors out in here. They were discussing about how they can create their ideas into entrepreneurship. So I believe the students of especially the global alliance should focus on, and not only the global alliances. और I talk about, मैं उन बच्चों से बात करूँगा जो यहाँ आसपास में पढ़ते होंगे, अगर वो अपने आइडिया शेयर करते हैं तो सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप अगर उनके साथ शेयर करते हैं, आप अपने वो कहते हैं कि जॉब सीकर बने ना कि जॉब गिवर बने ना कि जॉब सीकर बने, तो वही कंडीशन हम लोग में. So I believe this is the end of the discussion for the panel, right? And I really thank you, ma'am. Thank you for coming, and especially the audience coming there. It's my pleasure. How do we improve the networking? How can we improve how do we generate better intellectual capital? How do we make it more accessible? So it is as much a learning process for me as well. So thank you so much. We are trying to create the positivity. कहते हैं ना, अगर बॉटल है उसमें अगर शाही गिर जाए, है ना, एक पानी की बॉटल है और आधी उसमें अगर 2-4 बूंद आप शाही की गिरा दें, चाहे लाल रंग की शाही चाहे नीले रंग की शाही, तो पानी के बॉटल का कलर क्या हो जाएगा? वो उसी रंग का हो जाएगा. अगर आपने लाल रंग की शाही डाली तो लाल हो जाएगा पानी, नीले रंग की शाही डाली तो नीला हो जाएगा, राइट? अब आपके पास चैलेंज है कि उस पानी को फिर से सफेद करना है, उसे साफ करना है, उसका रंग को हटाना है, तो क्या तरीका हो सकता है? तो एक ही तरीका हो सकता है कि या तो उस पानी की बॉटल को सारा पानी फेंकना और नया पानी भरना, और दूसरा तरीका हो सकता है कि उसमें पानी और डालें और तब तक डालते रहें जब तक उसका नीलापन खत्म ना हो जाए और खत्म ना हो जाए. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. कि नेगेटिविटी है लेकिन हम पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे. हम आप सबको समझाएं कि यस वी आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर हियर फॉर नेशन बिल्डिंग, वी आर हियर फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस. So to make this effort, we have the education team, we have various other committee members. So I appreciate the effort of Dr. Reshma, the Dean of Vocational Studies. I have not received a thing. I have not. It is kind of situation कि एक दिन भी ऐसा नहीं गया मेरे पास में, एक घंटा भी ऐसा नहीं गया, और हर 15 मिनट में एक सिंगल कॉल, एक सिंगल SMS आता था मिस स्वर्णिमा सिंह का, और मेरा मैसेज का उन्होंने तुरंत जवाब भी आता था. तो जोरदार तालियां स्वर्णिमा सिंह जी के लिए. उन्होंने दिन रात मेहनत करके और सब लोगों को इकट्ठा करके इस पूरे इवेंट को बहुत अच्छे से संपन्न किया. और मेरे मित्र डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी DIT से मेरे एक बार आग्रह करने से वहाँ पर आए, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. हमारे थिंक टैंक की बात तो G20 में होगी, लेकिन हमारे थिंक टैंक में डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, डायरेक्टर IPSC, और मैडम सलमा जी हैं, और हमारे जफर जी हैं, और पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स डॉक्टर अधिका हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, उनका नाम ले पा रहा हूँ, जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ. आप सबका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए. और लास्ट में स्वस्ति मैम का तो अनेकों धन्यवाद, उनके जितने भी शब्द हैं उतना कम है. और आप सभी एम्बेसडर आज के बाद आप सभी जो है G20 के एम्बेसडर माने अपने आप को. और जितनी भी क्रांति हुई है युवाओं के कारण ही हुई है. आप सब युवा हैं, आप जाकर के अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में आसपास जाके समझाएं. आप सर्टिफिकेट खाए, खाना खराब था, अच्छा था, यूनिवर्सिटी खराब थी, अच्छी थी, वो बात बताएं ना बताएं, G20 के बारे में जरूर बताएं, है ना. ये हमारी गुजारिश के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए आप सभी निवेदन करते हैं कि एक बार पुनः जनगण मन की ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम को